अच्छा ठीक है, तो बेसिक चीज़ें तो हमने ये समझ ली कि ये क्यों ज़रूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है, कैसे अचीव कर सकते हो, कौन-कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अब हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो क्यों बनाना ज़रूरी है? एक्चुअली रीज़न क्या है? और फिर मैं बात करूँगा कि कैसे बना सकते हो। तो पहले बात करते हैं कि क्यों बनाना ज़रूरी है। तो ये एक बड़ी बेसिक सी, बड़ी ईज़ी टू अंडरस्टैंड टेबल है। अगर आप लेट्स से आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹100 है, राइट? आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू ₹100 है। मार्केट में कोई फॉल आई, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड प्राइसेस हो, कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसमें अगर 10% की फॉल आई, वो वैल्यू 100 से घट के 90 हो गई, तो अब 90 से 100 जाने में उसको कितना वापस जाना पड़ेगा? जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकंड कॉलम में, उसको 11% की राइज करनी होगी, यानी कि 10% अगर गिरावट होती है तो 11% राइज करना पड़ेगा टू गो बैक टू जस्ट द ओरिजिनल वैल्यू। अप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही है, केवल ओरिजिनल वैल्यू जाने में उसको अगर 10% की गिरावट हुई है तो 11% की राइज होनी पड़ेगी ओरिजिनल वैल्यू पे जाने के लिए। अगर 20% की, यानी कि अगर 100 से घट के वो वैल्यू 80 हो गई है, तो 80 से 100 जाने में उसको 25% की बढ़त उसमें होनी पड़ेगी, तब वो ओरिजिनल वैल्यू पे जा पाएगा। और इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ज्यादा गिरावट होती जाती है, उसको बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखानी पड़ेगी ऑन दैट बेस वैल्यू टू जस्ट गो बैक टू जस्ट कैच अप टू द ओरिजिनल वैल्यू। सोचिए आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और अगर 90% गिरावट होती है, तो आप सोचो कि 900% की रिटर्न चाहिए होगी आपको गिरी हुई वैल्यू पे टू गो बैक टू जस्ट द ओरिजिनल वैल्यू। तो आप सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। बड़ी बेसिक, बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसकी फिजिकल मीनिंग क्या होती है, फिजिकल इंप्लीकेशन क्या है? अगर आप किसी कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो में आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर उसमें गिरावट कम आती है, तो आप अगर थोड़े थोड़े भी राइज करते रहते हो, बहुत ज्यादा राइज नहीं भी करते हो गिरावट के बाद, तो भी आपकी कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग होती रहेगी। अच्छी हेल्दी कंपाउंडिंग आपको तब भी दिखती रहेगी, क्योंकि आपकी गिरावट ही कम हुई है। अगर बहुत ज्यादा गिरावट हो जाती है, तो सोचो अगर आपकी वेल्थ अगर डिप्रिशिएट कर गई, वेल्थ इरोजन हो गई लेट्स से 50%, तो आपको 100% की ग्रोथ चाहिए होगी टू जस्ट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। और अगर किसी फालतू कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस शेडी है, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसकी स्टॉक मार्केट की प्राइस अगर 90% इरोड हो जाती है, तो आपको 900% की ग्रोथ चाहिए होगी टू जस्ट रिकवर योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो जस्ट सिट बैक, टेक अ मोमेंट टू जस्ट इंटरनलाइज दिस, अंडरस्टैंड दिस। और इसके ऊपर बहुत सारे मैंने ट्वीट्स भी पहले किए हुए हैं। अगर आप ट्विटर अकाउंट हमारा फॉलो नहीं करते हो, ट्विटर प्रोफाइल फॉलो नहीं करते हो, आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहां पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज, कुछ थॉट्स अगर दिमाग में आते रहते हो, तो मैं रैंडम ऐसे ही कोई ट्वीट्स करता रहता हूँ, जो हो सकता है कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाए। कभी कोई आइडिया आपके दिमाग में आ जाए, कोई थॉट प्रोसेस आपके साथ क्लिक कर जाए, तो हो सकता है आपको कुछ फायदा ही हो जाए, राइट? तो अगर आप चाहो तो हमें फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे ट्वीट्स मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किए यहाँ पे, आप देख सकते हो इसी चीज के ऊपर कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो कैसे आपको लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ क्रिएशन करके दे सकती है। कैसे अच्छी कंपनीज में, जिसकी अगर मॉडेस्ट सी कंपाउंडिंग भी अगर हो रही है, डिसेंट सी हेल्दी कंपाउंडिंग भी हो रही है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपाउंडिंग नहीं भी हो रही है, तो भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन एक्चुअली आपकी पोटेंशियल, आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की, वो आइडियाज, वैसे कुछ थॉट्स मैंने ट्वीट्स में आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। स्क्रीनशॉट्स हैं, आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। अगली बात आती है, अब चलो हमने ये तो समझ लिया कि क्यों कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग करनी है, वैसा पोर्टफोलियो क्यों बनाना है कि जिसमें कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग हो, डाउनसाइड प्रोटेक्शन हो, और लॉन्ग टर्म में हेल्दी कंपाउंडिंग मिले। अब ये करना कैसे है, हाउ टू बिल्ड अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो, उसके ऊपर भी बहुत सारे ट्वीट्स आपको दिख जाएंगे। ये वीडियो पॉज करके आप फिर से पढ़ लो आराम से, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों और कैसे। ये दोनों चीजें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। ये कुछ और ट्वीट्स हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। बेसिकली बात यह है कि यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सेगमेंट्स एंड बिजनेसेस दैट यू योरसेल्फ यूज एंड अंडरस्टैंड। ऐसी चीजें जो आप खुद यूज करते हो, उनको समझते हो, ये समझते हो कि अच्छा ये कंपनी तो मतलब इतनी स्ट्रांग है कि और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो वो आप समझ लो, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है कि वो कंपनी अच्छी कंपाउंडिंग करके देगी आपको। अगर आप किसी कंपनी के शूज यूज करते हो, अगर आप किसी कंपनी के टूथपेस्ट यूज करते हो, अगर आप किसी कंपनी का साबुन यूज करते हो, और उसकी अगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वैसे तो साबुन का रिप्लेसमेंट होता है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी कोई चीज है, अगर आप लेट से जैसे गूगल, गूगल का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, कोई मतलब कम से कम प्रैक्टिकल सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। उसी तरह नेस्ले का इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई ढंग का रिप्लेसमेंट नहीं है इंडियन मार्केट में। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल्स, और एक्चुअली बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो, जो संडे को वीडियो आने वाली है 10 बजे सुबह, उसमें मैं बहुत सारे ऐसे 10 एग्जांपल्स, टॉप 10 एग्जांपल्स उन कंपनीज की, उन स्टॉक्स की जिनमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग के लिए। वैसे कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो बनाने के लिए कौन सी ऐसी टॉप 10 स्टॉक्स हो सकती हैं, उसकी डिस्कशन हम कल करेंगे संडे की वीडियो में। सो डेफिनेटली मेक श्योर टू वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर सम आइडियाज कि कैसे मैं सोचता हूँ इस बारे में, कौन सी कंपनी मुझे पसंद आती है इस थॉट प्रोसेस के हिसाब से।
तो आपको स्टार्ट करना है ऐसी सेगमेंट से, ऐसी बिज़नेस से जो आप खुद समझते हो, जिसको यूज़ करते हो, आप देख सकते हो, फ़ील कर सकते हो ऐसी चीज़ों को, और जिनमें आपको लगता है कि कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग होनी है, वहाँ से आप स्टार्ट करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो म्यूचुअल फंड्स जो लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स हैं, उनमें लगा दो। बेसिकली बात ये है कि सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करो एंड देन कीप एक्सपेंडिंग योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। आप धीरे-धीरे, जब आप फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ती है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की नॉलेज आपकी बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो आप धीरे-धीरे सेगमेंट्स को, बिज़नेसेस को एनालाइज़ करो, उनके ग्रोथ पोटेंशियल को समझो, उसको असेस करने की कोशिश करो, और तब अपनी जैसे-जैसे एक्सपीरियंस आपकी बढ़ती जाती है, आपकी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ाते जाओ, और धीरे-धीरे नई कंपनीज़, नए सेक्टर्स जिनको आपको समझ में पहले नहीं आता था, लेकिन धीरे-धीरे आप उन पे रिसर्च करते हो, उनको समझने की कोशिश करते हो, और धीरे-धीरे उनकी बिज़नेसेस आपको समझ में आने लगती है कि क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इस कंपनी की, इस बिज़नेस की कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो वो सभी चीज़ें जब आपके साथ होने लगती हैं, तो वो आपकी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ती जाती है, और धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप नए-नए सेगमेंट्स में नए-नए स्टॉक्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेक कंसिस्टेंट हेल्दी रिटर्न्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट एज अ बिजी पर्सन और अ करियर प्रोफेशनल, राइट? हम में से हर कोई ना कोई प्रोफेशन में अपने करियर में इन्वॉल्व है, राइट? हम सभी लोग बहुत बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें हैंडल करना पड़ता है, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, डोमेस्टिक, पर्सनल, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। केवल स्टॉक मार्केट ही तो नहीं है हमारे जीवन का पार्ट, बहुत सारे, मतलब हम अपनी जीवन में बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। तो ये आप कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने कुछ थॉट्स यहाँ पे जॉट डाउन किए हैं। ऑलवेज कीप द बिग पिक्चर इन माइंड, यानी कि बिग पिक्चर का मतलब ये है कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को हमेशा ध्यान में रखो। यू हैव टू कीप योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट। क्या आप यहाँ पे आनंद लेने के लिए, मजे करने के लिए, फन करने के लिए यहाँ पे हो, या फिर एक्चुअली आपको वेल्दी होना है, रिच होना है? तो दोनों में से कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी वाली है? हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत रिच हो, तो आपके लिए गेट रिच होना कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आपके लिए हैविंग फन मैटर्स मोर। तो आप उस केस में आप ये सोच लो कि आपके लिए क्या मैटर करता है, और वो जब आपने डिसाइड कर लिया, तो यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए ट्रेडिंग सूट करती है या फिर इन्वेस्टिंग सूट करती है। एक चीज में बस आपको, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं जज नहीं करूंगा कि कौन सा इन्वेस्टर होना चाहिए, किसको इन्वेस्टर होना चाहिए, और कौन से लोगों को ट्रेडर होना चाहिए, किसको ट्रेडर होना चाहिए। वो मैं कोई वैल्यू जजमेंट यहाँ पे पास नहीं करूंगा। मैं बस ये कहूंगा कि ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। कोई हारता है तो ही कोई जीतता है, किसी को जीतने के लिए किसी को हारना जरूरी है, बिकॉज इट इज अ जीरो सम गेम। लेकिन इन्वेस्टिंग इज नॉट अ जीरो सम गेम, इट इज एन इनफाइनाइट सम गेम। अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कंपाउंड कर रही है, तो उसकी स्टॉक प्राइसेस कंपाउंड होती जाएंगी लॉन्ग टर्म में। अगर कोई बिजनेस अच्छी परफॉर्म करी, तो उसकी प्रॉफिट्स बढ़ती जाएंगी लॉन्ग टर्म में, स्टॉक प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। तो इट विल जस्ट क्रिएट इनफाइनाइट वेल्थ। सो नोबडी एक्चुअली नीड्स टू लूज इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ गुड कंपनी, साउंड बिजनेस। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में यह एक फर्क है जो आपको समझना है। मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग इज अ हाइब्रिड स्पेस। ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का कुछ है। एक्चुअली अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है, तो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं पर्सनल, ऐसी मेरी प्रेफरेंस है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग पसंद करता हूँ। यू कैन डैबल विथ इट इफ यू हैव टाइम। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पे अक्सर मैं स्विंग ट्रेडिंग की कुछ आइडियाज देता रहता हूँ। कोई भी स्टॉक्स अगर अच्छी सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं, वहां से रिबाउंड करते हैं, तो उसके आइडियाज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है तो। अगली बात, ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग की नहीं। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाना चाहते हो, तो गेट इन ओनली आफ्टर ए प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे बहुत आपके पैसे जल सकते हैं, बहुत कैश आप बर्न कर सकते हो, आपकी इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली रूइन हो सकती है। मुझे कई सारे ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो मतलब इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन फंस जाते हैं ट्रेडिंग माइंडसेट में, ट्रेडिंग मेंटालिटी में, और उनको बहुत लॉस होता है। इन्वेस्टिंग कैपिटल उनकी इरोड हो जाती है, डिप्रिशिएट कर जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आपको प्ले करना है, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। मैं डिस्करेज नहीं करता उसको, लेकिन तभी करो जब आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस हो। और अगर नहीं हो, अगर आपके पास टाइम नहीं हो, आपकी प्रायोरिटीज वेल्दी होना हो, नॉट जस्ट हैविंग फन बट एक्चुअली बिकमिंग वेल्दी, एक्चुअली गेटिंग रिच, तो आप उससे दूर रहो। और इससे जो एसोसिएटेड रिस्क हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड जो रिस्क हैं, उसको अप्रिशिएट और स्टमक, यानी कि उसको डाइजेस्ट करने का मादा रखो। एंड वे द रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, ये आपको देखना है कि आपके लिए रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की इक्वेशन बैलेंस क्या है। क्या आपने बहुत ज्यादा रिस्क लिया हुआ है और रिवॉर्ड की पोटेंशियल बहुत कम है, या फिर आपने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है, इतनी ज्यादा आपकी एक्सपीरियंस हो गई कि रिस्क बहुत ही कम है और रिवॉर्ड पोटेंशियली बहुत हाई। तो उस केस में आपको वे करना है, इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, वेरी सब्जेक्टिव सिचुएशन कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड किसके लिए क्या है, और उस हिसाब से आप फ्यूचर और ऑप्शंस में डैबल कर सकते हो। बट यू हैव टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड प्रैक्टिस्ड।
और फाइनली मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ ऐसे 5 थीम्स जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट डेकेड में, नेक्स्ट 10 इयर्स में इंडिया में प्ले आउट कर सकते हैं, और उसकी मैं रीजन यहाँ देना चाहता हूँ, कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे इन सभी थीम्स को प्ले आउट करते हुए उनमें इन्वेस्ट करके हम अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंच सकते हैं, फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। तो वैसे कुछ 5 आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली आइडिया, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया सेविंग्स। इंडिया की सेविंग अभी भी बहुत सारे टेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स नहीं, टेंजिबल एसेट्स यानी कि जो गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये सभी जो सॉलिड एसेट्स हैं, रियल एसेट्स हैं, उनमें फंसी हुई है। फाइनेंशियलाइजेशन अभी भी इंडिया की सेविंग्स की बहुत होनी बाकी है। आरबीआई की एक रिपोर्ट थी 3-4 साल पहले जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया की केवल 5% ऑफ कैपिटल, टोटल जो इंडिया की सेविंग्स है 5% केवल उसका फाइनेंशियल एसेट्स में है, बाकी सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स में यानी कि रियल जो एसेट्स होते हैं, गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह, तो वहां पे फंसी हुई है। तो आप सोचिए कि अगर ये 5% बढ़ के 10% हो जाता है, 15-20% हो जाता है, जो बाकी सारी कंट्रीज में नॉर्म है, साउथ कोरिया को चेक कर लो, अफ्रीका के कुछ डेवलप्ड कंट्रीज को चेक कर लो, साउथ अफ्रीका वगैरह से अगर आप कंपेयर करो, तो इंडिया की जो फाइनेंशियल सेविंग्स है बहुत कम है। तो कंपेरेबल पर कैपिटा इनकम की कंट्रीज से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया सेविंग्स होनी बहुत ज्यादा बाकी है। और इसका फायदा किसको मिलेगा? बैंक्स, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकर्स, अदर मार्केट पार्टिसिपेंट जैसे कि रजिस्ट्रार्स, डिपॉजिटरीज वगैरह। तो इन सभी को, इन सभी चीजों का ये जो थीम है, ये जो प्ले आउट करने वाली है अगले नेक्स्ट डेकेड में, उसका फायदा हो सकता है। अगली थीम है राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक मार्केट शेयर। आज मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट शेयर 60% पब्लिक सेक्टर के पास है। इंडिया की टोटल बैंकिंग मार्केट का 60% पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है, और आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक से भी डाइवेस्ट करना चाहती है क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज नहीं होती हैं। इनको ढोना, इनके बर्डन को कैरी करना गवर्नमेंट अब नहीं चाहती है। तो धीरे धीरे ये जो सारे एसेट्स हैं, ये जो सारी कैपिटल है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास जा सकती है। तो आप सोचो कि कितनी ह्यूज ग्रोथ रनवे बची हुई है। अगले डेकेड में हो सकता है कि ये इक्वेशन एक्चुअली रिवर्स हो जाए। हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास केवल 35-40% मार्केट शेयर हो और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास 60-65% मार्केट शेयर हो। तो दिस इज अनदर थिंग, अनदर थीम दैट कैन प्ले आउट इन द नेक्स्ट डेकेड। अगली थीम जो मुझे लगता है कि जिसका फायदा कुछ प्लेयर्स को, कुछ सेगमेंट्स को हो सकता है, वो है राइज इन फाइनेंशियल अवेयरनेस अमंग मासेस। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल के थ्रू फाइनेंशियल अवेयरनेस आपके अंदर आ रही है, तो आप सोचो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे फाइनेंशियली अवेयर होते जा रहे हैं, सजग होते जा रहे हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना है, कैसे आप अपनी वेल्थ को कंपाउंड कर सकते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। आपने ये वीडियो तभी देखना शुरू किया है जब आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में इंटरेस्ट है। तो ऐसी जब फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत लोगों के बीच में आएगी, तो सोचो कि ये जो टेलविंड्स हैं फॉर द बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, जिसमें कि इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट्स यानी कि स्टॉक मार्केट्स आ जाते हैं, तो उसमें कितने सारे फैक्टर्स, कितने सारे टेलविंड्स हो सकते हैं फॉर दीज फाइनेंशियल इंडस्ट्री बिजनेसेस। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा टेलविंड्स हो सकती हैं। अगली थीम है राइज इन कंजम्पशन विथ राइज इन पर कैपिटा इनकम। जैसे जैसे इंडियंस थोड़े रिच होंगे, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, तो कंजम्पशन उनकी बढ़ती जाएगी, कंजम्पशन बेस बढ़ता जाएगा। और ये कंजम्पशन थीम कौन सी है, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, कौन सी कंपनीज, कौन से बिजनेसेस कंजम्पशन थीम को प्ले आउट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसको आप चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर। तो ये जो धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो उसके कंजम्पशन बेस के कारण, कंजम्पशन बेस के बढ़ने के कारण बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, बहुत सारे सेगमेंट्स को फायदा हो सकता है। और वो इंडस्ट्रीज और सेगमेंट्स और स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं, वो हमने एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस की हुई है चैनल पे। अगला जो फाइनल थीम मुझे लगता है कि जो प्ले आउट कर सकता है, वो है पुश फॉर ग्रीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो ग्रीनर वेज ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। और उसमें कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी इज अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट इन इफ यू आर वेरी कन्विंस्ड अबाउट दिस थीम प्लेइंग आउट। और दूसरा सेक्टर वो भी बड़ा ऑब्वियस है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ईवीज का। तो ये सारे कुछ आइडियाज है, कुछ थीम्स है जो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसी ट्रेंड्स डेवलप हो रही हैं कि इन सभी सेक्टर्स, इन सभी बिजनेसेस में टेलविंड्स हैं, यानी कि फायदे होने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये कुछ थीम्स और आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और फाइनली मैं आपको कुछ थॉट्स के साथ, कुछ थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज के साथ लीव करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे अपने ट्विटर हैंडल की जो इंपॉर्टेंट ट्वीट्स जो मुझे लगता है कि काफी आपको हेल्प कर सकती हैं, आपके साथ शेयर करना जरूरी है, तो उसको इंक्लूड किया है। वीडियो को पॉज करके आप इजीली देख सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। और अगर इनमें से कोई भी आइडिया से आपको एक भी फायदा हो, तो मुझे लगेगा कि मेरी सक्सेसफुल हो गई, मेरी जो उम्मीद है, मेरी जो एफर्ट है, वो सक्सेसफुल हो गई। अगर आपको इन सभी में से कोई भी एक ट्वीट, कोई भी एक स्मॉल आइडिया से आपको अगर फायदा होता है, तो आई विल बी इलेटेड, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आपको इससे कोई ना कोई फायदा हुआ। तो वीडियो पॉज करके आप इन सारे थॉट्स को धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। बट आई होप कि ये जो सारी डिस्कशन की, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एक वीडियो बनाई, कुछ थॉट्स और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर की,
उससे आपको इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा। मेरी बस यही होप और एफर्ट है कि मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज, अगर एक भी लाइफ को मैं टच कर पाऊं, उनको इंप्रूव कर पाऊं थ्रू दीज वीडियो, थ्रू दीज डिस्कशंस, तो माई मोटिवेशन, माई एम इज फुलफिल्ड। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विथ अस। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस है तो प्लीज उन्हें कमेंट्स में मेंशन करें एंड आई विल बी श्योर टू फॉलो अप विथ यू। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।